स्टार्ट हो गया। ये देखो। ठीक। ओके। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माध्यम लावा मिस्र पर। हम लोग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ रहे थे और आज कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म करें। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पेपर है, काफ़ी बच्चों की डिमांड भी आ रही है और कि कंपटीशन एक्ट को लाया जाए। तो कंपटीशन एक्ट को फिर नेक्स्ट डे से हम लोग कंपटीशन एक्ट जो आपका 2002 है उसको शुरू करते हैं। आज इसको कोशिश करेंगे, इसको ख़त्म कर लेते हैं। लेंदी क्लास हो सकती है। दूसरा ये कि बहुत से ऐसे प्रोविजंस है जो केवल रीड करने मात्र के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप लोग खुद भी रीड कर सकते हैं। तो ऐसे कोई प्रोविजंस होंगे जिनको हम स्किप भी कर देंगे बता करके, इसको आप अपना सेल्फ कर लें। ठीक है। कुछ ऐसी लिस्ट दी हुई है तो उन लिस्ट को ही खुद ही आपको पढ़ना है, तो उसमें कुछ बताने जैसा कुछ है नहीं ऐसा, तो उनको हम स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे ताकि हम आज इसको ख़त्म करें और अगले दिन विद इन टाइम जो है हम कंपटीशन एक्ट को ख़त्म कर लें एग्ज़ाम से पहले। क्योंकि एक और चीज़ ये है कि एग्ज़ाम से पहले आप सोच रहे हैं कि जो भी टेस्ट हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं उन सब के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं वो क्या कर दिए जाएंगे, उनका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। जो भी किसी भी स्टूडेंट को जो भी डाउट्स हैं उन क्वेश्चंस को लेकर के, ये स्टूडेंट्स के साथ इशू ये रहता है कि उन वो अपना इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, कोई चीज़ कोई ऐसा पॉइंट छोड़ दे रहे हैं जिसकी वजह से लगता है कि इसका ये नहीं, ये सही आंसर होना चाहिए। तो ये सब इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं या और भी जो लोग, तो वो सारी दिक्कतें कंप्लीट हो जाएंगी, वहाँ सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो हम लोग विद इन टाइम जो बचे हुए दो सब्जेक्ट हैं, कंपनी आपका कंपनी एक्ट है 2013 और आपका कंपटीशन एक्ट 2002, इन दोनों को ख़त्म करते हैं और साथ में जो क्वेश्चंस कराए गए टेस्ट सीरीज में उन क्वेश्चंस को सॉल्व जो है उनका सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है। तो आज हम लोगों ने आज शुरू करते हैं आगे कि अभी हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, 45 हमको आज पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सेक्शन है। ये जो सेक्शन है ये बताता है कि इस पीएमएलए जो है, पीएमएलए इस एक्ट के अंतर्गत जो भी ऑफेंसेस हैं, जितने भी इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस बताए गए, उन ऑफेंसेस को कैसा माना जाएगा, उन ऑफेंसेस को प्राइमा फेसी ये माना जाएगा कि ऐसे जो भी ऑफेंसेस जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत किए गए हैं उन सभी ऑफेंसेस को कैसा कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ये बात सेक्शन 45 कहता है। देखिए, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल, सॉरी, notwithstanding anything contained in this in the code of criminal procedure, सीआरपीसी के अंतर्गत कोई के अधीन कोई भी चीज रहते हुए, नो पर्सन एक्यूज्ड के अधीन रहते हुए, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल और ऑन हिज ओन बॉन्ड अनलेस। क्या होगा कि उसके अधीन रहते हुए कि कोई भी व्यक्ति जो इस एक्ट इस अधिनियम के अंतर्गत किसी तरीके से कोई ऑफेंस किया है, किसी भी ऑफेंस के लिए उसकी लाइबिलिटी पीएमएलए में बनाई गई है, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि अनलेस, जब तक कि ना तो उसको बेल पर रिलीज किया जाएगा, ना हिज ओन बॉन्ड, ना ही उसके बॉन्ड पर उसको रिलीज किया जाए। कब तक नहीं रिलीज किया जाए, अनलेस द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन फॉर सच रिलीज, कि ऐसे रिलीज के लिए, ऐसी बेल के लिए जो एप्लीकेशन की गई है एक्यूज्ड की तरफ से, बेल एप्लीकेशन, उस बेल एप्लीकेशन को कौन अपोज ना कर दिए, अपोज करने का किसको अपॉर्चुनिटी ना दे दी जाए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बेल की एप्लीकेशन के अगेंस्ट उसको अपोज करने का मौका नहीं दे दिया जाएगा, तब तक ऐसे व्यक्ति को रिलीज नहीं किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट कहता है, वेयर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for the believing that he is not guilty of such offense and that he is not likely to commit any offense while on bail। अगर अपोज कर दिया तो पहला कंडीशन क्या बता दिया गया कि जब तक जो है वो ऐसे प्रोसिक्यूटर को, ऐसे जो अभियोजन अधिकारी है उसको ऐसे बेल एप्लीकेशन जो अभियुक्त के द्वारा की गई है उसको उसको अपोज नहीं कर दिया जाता है तब तक। दूसरी कंडीशन ये बताई गई कि उसने अपोज कर दिया है, तो अगर उसके बाद ऐसा लगता है, किसी कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति है
इसने किसी प्रकार से इस पीएमएलए के अंदर कोई ऑफेंस नहीं किया गया है, अगर उसको ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है, कैसे तथ्यों परिस्थितियों के से सबूत से जो भी चीजें हैं अगर लगता है, और उसके अलावा क्या है कि तो वह क्या करेगा, और साथ ही कि ऐसा व्यक्ति जिसको अगर हम बेल पर छोड़ते हैं तो बेल पर छोड़े जाने के बाद किसी प्रकार का कोई अन्य ऑफेंस नहीं करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को क्या क्या कर दिया जाएगा, उसको बेल पर छोड़ा जा सकता है। ठीक, इन कंडीशंस में क्या हो सकता है, ये दो कंडीशंस बताई गई जिसमें किसी व्यक्ति को बेल पर छोड़ा जा सकता है, अन्यथा किसी भी इस एक्ट के अंतर्गत कोई किया गया ऑफेंस जो है उसको नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस ही माना जाएगा, और नॉर्मली उसको बेल से नहीं दिया जाएगा, ना तो बंध पत्र पर, ना बांड पर, ना ही बेल पर उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। इन कंडीशंस में रिलीज किया जा सकता है। और फिर प्रोवाइजो में दिया गया कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो 16 वर्ष से कम आयु का है, इज अ वुमेन, कोई महिला है, वुमेन है, और सिक और इन्फर्म, या तो कोई बीमार या अशक्त व्यक्ति है, और इज एक्यूज्ड इधर ऑन हिज ओन or along with other co-accused of money laundering a sum of less than 1 करोड़ रुपी, या तो किसी ने क्या है कि कोई अक्यूज्ड है मनी लॉन्ड्रिंग का, या तो अक्यूज्ड है किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कोई ऑफेंस किया है, उस ऑफेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 करोड़ से कम की है, तब क्या होगा, सम ऑफ मे बी रिलीज ऑन बेल इफ द स्पेशल कोर्ट सो डायरेक्ट्स, जिस स्पेशल कोर्ट जो इसका ट्रायल कर रही है अगर उसको ऐसा लगता है, क्या है, जिसने ऐसे कॉग्निजेंस लिया ऐसे ऑफेंस का, अगर उसे ऐसा लगता है, दो कंडीशंस ऊपर बता दी गई, तीसरा बता दिया कोई 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, कोई महिला है, कोई बीमार है, कोई अशक्त व्यक्ति है, इन्फॉर्म है, या किसी ऐसे को किसी पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत किया है जिसकी कीमत जो है, जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए से कम की है, तो अगर स्पेशल कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति को रिलीज कर देना चाहिए, तो स्पेशल कोर्ट जो है ऐसे व्यक्ति को रिलीज कर सकती है। तो ये ग्राउंड जो है 45 में आपको बता दिए गए। प्रोवाइडेड फर्दर, देखिए क्या है आगे, प्रोवाइडेड provided further that the special court shall not take cognizance of any offense punishable under section 4 except upon the कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाई। देखो जो स्पेशल कोर्ट होगा कब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा ऐसे अपराध पर, जो मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन में क्या 4 बताया क्या, तो सेक्शन 4 में क्या है, जो पनिशमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की बात करता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के लिए कब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा, कब तक, जब तक कि राइटिंग में कोई ऐसी कंप्लेंट ना कर दी गई हो, ठीक, किसके द्वारा, द डायरेक्टर, या तो डायरेक्टर के द्वारा कोई ऐसी ऑफेंस जो है रिटन कंप्लेंट ना की गई हो, और एनी ऑफिसर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एथोराइज्ड इन राइटिंग, ऐसे कोई व्यक्ति को, कोई ऐसे अधिकारी को, ऑफिसर को, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया हो, राइटिंग में, इन राइटिंग, लिखित में ऐसे व्यक्ति को क्या कर दिया गया हो, ऑथराइज ना कर दिया हुआ हो, by this in this behalf by the central government by general or special order made in this behalf by that government, किस बिहाफ के लिए, ऐसी गवर्नमेंट ने, कोई स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए क्या लिखा है, दैट गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जब तक किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे ऑफिसर को अथॉराइज ना कर दिया हो, किस तरीके के लिए, कि वो कंप्लेंट करने के लिए अथॉराइज है, तब तक क्या होगा कि ऐसी कोई भी स्पेशल कोर्ट जो है वो क्या करेगी, कॉग्निजेंस नहीं लेगी मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के संबंध में। ठीक, ये देखिए 1A क्या कहता है, नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अधीन रहते हुए सीआरपीसी के, और एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, या किसी इस एक्ट के किसी अन्य प्रोविजन के अधीन, नो पुलिस ऑफिसर क्या होगा, शैल इन्वेस्टिगेट इनटू एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अनलेस, कब तक कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, जब तक कि specifically authorized by the central government by the general or special order and subject to such conditions as may be prescribed, की मतलब क्या है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली ऐसे व्यक्ति को अथॉराइज नहीं करेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तब तक क्या कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसे मामलों में या मनी लॉन्ड्रिंग के जो ऑफेंस है उस मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के लिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर नहीं करेगा। और किस तरीके से करेगा, जैसा कि जिन कंडीशंस और जो तरीके, जो मैनर्स जो हैं, जो कंडीशन, जो शर्तें बता दी हैं, उन शर्तों के अकॉर्डिंग ही जैसी कि प्रेस्क्राइब्ड होगी, उन प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा ऐसा ऑफिसर, ऐसा पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। द लिमिटेशन ऑन ग्रांटिंग ऑफ बेल स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1
is in addition to the limitations under code of provision, court of criminal procedure or any other law for being for the time being in force on the granting of bail. क्या होगा, कोई ऐसा अन्य कोई सीआरपीसी या अन्य कोई लॉ जो इस उस समय तक समय क्या है कि वो फोर्स में हो, इन फोर्स हो, क्या करेगा वो उन लिमिटेशंस, उन सीमाओं के अधीन ही क्या कर सकता है, ऐसी बेल को उसमें रहते हुए ऐसी बेल को क्या होगा, ग्रांट कर सकता है। एक्सप्लेनेशन इसको देखो, एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया है। एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, जो भी डाउट्स हैं उनको रिमूव करने, इट इज क्लैरिफाइड है, यहाँ क्लैरिफाई किया जा रहा है क्या, द एक्सप्लेनेशन ऑफिसर ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। इसका क्या मतलब है, तो बताया गया है शैल मीन एंड शैल बी डीम्ड टू हैव ऑलवेज मीन्ड, कि क्या है कि शैल मीन, इसका मतलब यह है क्या, हमेशा ऐसा मतलब इसका समझा जाएगा, माना जाएगा सदैव क्या, दैट ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है। ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक, नॉन बेलेबल ऑफेंस। कैसे कि ऐसे सभी जो ऑफेंसेस होंगे वो क्या माना जाएगा, उनको कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस माना जाएगा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग to the contrary contained in the code of criminal procedure, and accordingly the officers authorized under this act are empowered to arrest an accused without warrant subject to the fulfillment of the conditions under section 19। और section 19 of this act क्या बात करता है, अरेस्ट टू पर्सन, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने की बात की गई है, एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन इंसिडेंट अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो भी बताया गया है उनमें किसी प्रकार से कोई व्यक्ति क्या है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के लिए दोषी पाया जाता है तो क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करने का अधिकार है, और सेक्शन 19 में भी अरेस्ट की बात ही की गई है। और इसका 45 का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन से ये बात निकल कर आती है कि जो भी ऑफेंसेस किए जाएंगे उनको क्या माना जाएगा इसके अंतर्गत, वो सभी के सभी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। एप्लीकेशन टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू प्रोसीडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट। अब बताया गया कि यहाँ पर स्पेशल कोर्ट के सामने जो भी प्रोसीडिंग की जाएंगी वो प्रोसीडिंग किस प्रकार से करी जाएंगी, एप्लीकेशन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, save as otherwise provided in this act the provisions of the code of criminal procedure 1973 including the provisions as to bail and bonds, ठीक, इंक्लूडिंग द प्रोविजंस एज टू बेल्स एंड बॉन्ड्स, जो भी बेल्स और जो का अधिपत्र है, जो बॉन्ड है, शैल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट, वही सारी जो हैं पावर्स, उसी प्रकार के जो बेल से संबंधित जो प्रक्रिया है, जो बॉन्ड से संबंधित प्रक्रिया है, जो पंध पत्र से रिलेटेड, वो सब क्या होगी, उसको स्पेशल कोर्ट के सामने उसी प्रकार से क्या किया जाएगा, उसको किया जाएगा। कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेड प्रोविजंस द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी द कोर्ट ऑफ सेशन, और ऐसी कोर्ट को कोर्ट ऑफ सेशन के तरीके से माना जाएगा, किसको, स्पेशल कोर्ट को, एंड द पर्संस इंक्लूडिंग एंड द पर्संस कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफिस बिफोर द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ऐसी कोर्ट जहां पर ऐसा ट्रायल, जहां पर ऐसी प्रोसीडिंग चल रही होगी, उस स्पेशल कोर्ट को सेशन कोर्ट माना जाएगा। जो भी बेल और बॉन्ड से रिलेटेड जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को उसी तरीके से किया जाएगा जैसे जैसे कि सीआरपीसी के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी चीज क्या बता रहा है कि जो वहां पर ऐसा व्यक्ति जो ऐसे केस के संबंध में जो प्रोसिक्यूशन का कार्य कर रहा होगा, उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरीके से माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में आल्सो अपॉइंट फॉर एनी केस और क्लास और ग्रुप ऑफ केसेस अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कहा कि है किसमें क्या कह रहा है, 46 जो 6 है आपका, उसका प्रोवाइजो ये कह रहा है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी उसको आवश्यकता लगे किसी केस, क्लास ऑफ केसेस को ट्रायल करने के लिए, उसको उसकी प्रोसीडिंग के लिए क्या कर सकता है, किसी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी नियुक्ति कर सकती है। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कोई भी व्यक्ति को पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कब तक नहीं अपॉइंट किया जा सकता है, अंडर दिस सेक्शन, अनलेस ही हैज, जब तक कि ही हैज बीन in practice as an advocate for not less than 7 years under the union or state requiring special knowledge of law। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कम शब्दों में समझिए कि किसी व्यक्ति को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त होने के लिए मिनिमम 7 साल का प्रैक्टिस की आवश्यकता है।
ठीक, और कहां भी किया हो, कहीं भी, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन के अंतर्गत कहीं पर भी। सबसेक्शन 3 देखिए क्या कहता है, एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद इन द मीनिंग ऑफ 2U ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी का 2U जो था वो क्या करता था, वो डिफाइन करता था पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। ठीक, तो उसी के अंतर्गत क्या माना जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट अगला क्या है, 47 इंपॉर्टेंट है, अपील एंड रिवीजन की बात करता है। ठीक, तो किसके पास पावर है, द हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट अथॉरिटी क्या है, हाई कोर्ट में एक्सरसाइज सो फॉर एज में बी एप्लीकेबल all the powers conferred by section chapter 29 and chapter 30 of the code of criminal procedure on a high court as if special court within the local limits of the jurisdiction of the high court were a court of session trying केस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, कि ऐसा हाई कोर्ट जिस जो क्या कर रहा है, जिसमें जो रिपील या अपील या रिवीजन के संबंध में जो कार्य कर रहा है उसको एक स्पेशल हाई कोर्ट के तरीके से माना जाए। उसके अंतर्गत जो भी कोई स्पेशल कोर्ट या कोई कोर्ट जो ट्राई कर रही है इसके अंतर्गत ऑफेंसेस को, तो उसको क्या माना जाएगा, उसे स्पेशल सबऑर्डिनेट तो होगा ही, सेशन माना गया है। हाई कोर्ट वर अ कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइंग केस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द, कि जो कोर्ट कर रही है वो इस हाई कोर्ट के अंदर ही उसके जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत ही मानी जाएगी। ठीक, जिस भी हाई कोर्ट के अंतर्गत क्या है, जिस हाई कोर्ट के अंतर्गत कोई अपील की गई, ठीक है, तो उसके अलावा वो हाई कोर्ट जो है, तो उस हाई कोर्ट को क्या माना जाए, वो हाई कोर्ट, और जहां पर इसका जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसका हुआ था, ट्राई हो रहा मामला, तो उसको क्या माना जाएगा, उस हाई कोर्ट के अंतर्गत ही ऐसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को माना जाएगा, कि वो क्या है, उसकी लोकल लिमिट्स के, उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन जो है उसी लिमिट्स के अंतर्गत ऐसी सेशन कोर्ट जो है, जहां पर ऐसा क्या हुआ, सेशन कोर्ट या स्पेशल कोर्ट, जिसमें जहां पर क्या होता है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट के रूप में सेशन कोर्ट को ही क्या किया जाएगा, सेशन कोर्ट को ही स्पेशल कोर्ट बनाया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द ट्रायल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस। ठीक, तो वो कहीं भी हो जिस हाई कोर्ट में अपील हुई है और उसके संबंध में जिस ऑफेंस का ट्रायल किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी मतलब सेशन कोर्ट या मतलब स्पेशल कोर्ट में हुआ है, तो उस कोर्ट को ऐसी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत ही माना जाएगा। ये बात करता है आपका 47। अथॉरिटीज अंडर एक्ट, अथॉरिटीज अंडर एक्ट, इसमें अथॉरिटीज की बात की गई, इस एक्ट के अंतर्गत कौन कौन अथॉरिटीज होंगी, देखिए, देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ अथॉरिटीज फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, नेमली अब कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं, डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर। तो ए में क्या आ गया, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर। बी डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड such other class of officers as may be appointed for the purpose of this act। इस एक्ट के लिए जो भी अन्य ऑफिसर जो हैं उनको अपॉइंट किया जाए, वो सभी क्या जाएंगे, वो अथॉरिटीज, इस एक्ट के अंतर्गत उनको अथॉरिटी माना जाएगा, प्राधिकारी माना जाएगा। ठीक, तो जो एक्सप्रेस तरीके के दिए वो, और इसके अलावा जिन अथॉराइज पर्सन को एज ऑफिसर कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अथॉराइज कर दिया गया, उनको अन्य अथॉरिटीज माना जाएगा। ठीक, ये आपका 48 कहता है। 49 देखिए क्या कहता है, अपॉइंटमेंट एंड पावर्स, क्या है, अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ अथॉरिटीज एंड अदर ऑफिसर्स। तो अथॉरिटीज और अदर ऑफिसर्स, ये बात की गई सच अदर क्लास ऑफ ऑफिसर्स की, उनकी पावर क्या होंगी उसके बारे में बताया गया, कैसे अपॉइंट होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में appoint such persons as it think fit to be authorities for the purpose of this act। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को ऑफिसर के रूप में क्या कर सकती है, वो ऑफिसर के रूप में, अथॉरिटी के रूप में अपॉइंट कर सकती है, जैसा कि वो उचित समझे, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस को बिना मतलब प्रेजुडिस हुए क्या, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अथॉराइज the director or additional director or a joint director or a deputy director or assistant director appointed under that subsection to appoint any authorities
बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट एंड असिस्टेंट डायरेक्टर। कह रहा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एथोराइज कर सकती है, किस बात के लिए एथोराइज कर सकती है कि ये यहां तक जो असिस्टेंट डायरेक्टर तक के जो पोस्ट है इनको क्या कर सकती है, इनको ए बी सी पॉइंट में दिए गए जो ऑफिस अथॉरिटीज है, इन अथॉरिटीज को किस चीज के लिए अथॉराइज कर सकती है कि जो अदर ऑफिसर्स हैं इन अदर ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इनको डायरेक्टर को, एडिशनल डायरेक्टर को, ज्वाइंट डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर को और असिस्टेंट डायरेक्टर को अथॉराइज कर सकती है कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर के नीचे की पंक्ति के कोई भी जो ऑफिसर्स हों उनको उनकी नियुक्ति जो है, उनका अपॉइंटमेंट कौन कर सकते हैं, यही लोग मिलकर के कर सकते हैं। ठीक, और इसके लिए कौन इनको अथॉराइज कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको इस चीज के लिए अथॉराइज करती है। 3 देखिए, सब्जेक्ट टू द सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज एन अथॉरिटी में एक्सरसाइज द पावर्स एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज कन्फर्म्ड आर इम्पोज्ड ऑन इट अंडर दिस एक्ट, कि जो भी अथॉरिटीज, जो भी पावर्स जो हैं इन ऐसे जो अदर अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज के ऊपर जो भी चीजें हैं, जो शर्तें हैं, जो शक्तियां हैं इम्पोज कर दी जाएंगी, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उन्हीं पावर्स को, और किस किस तरीके से उनको किन शर्तों के साथ एक्सरसाइज करना है वो उसी के अकॉर्डिंग ऐसी अदर अथॉरिटीज जो हैं उन पावर्स को, उन जो है ड्यूटीज को क्या करेंगी, जो भी ड्यूटी इनको दी गई, इन पर इम्पोज की गई है उसी के अकॉर्डिंग उन ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेंगी, उन ड्यूटीज के हिसाब से अपने कार्य करेंगी। सेक्शन 50, पावर्स ऑफ अथॉरिटीज रिगार्डिंग सम्मन्स, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड टू गिव एविडेंस एक्सेट्रा। ये आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार से चीजें बताई गई यहाँ पर। द डायरेक्टर शैल फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 13 have the same power as were vested in the civil code। वैसे ही मान लीजिए जैसा कि सिविल सीपीसी के अंतर्गत सिविल कोड के पास जो पावर्स हैं वैसे ही पावर्स को क्या करेंगे, जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर उसी तरह की पावर्स को प्रयोग करेगा। while trying a suit in respect of the following matters, जो नीचे दिए गए मैटर्स हैं इन मैटर्स की जब इनका जब ट्रायल कर रहा होगा तो डायरेक्टर क्या होगा, सीपीसी के अंतर्गत दी गई सभी पावर्स का प्रयोग करेगा। ठीक, पहला क्या है, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। अगर क्या करता है, डिस्कवरी करता है, कोई इंस्पेक्शन करता है तो उसमें क्या होगा, वो सिविल कोड की तरीके से ही उन पावर्स का यूज कर सकता है। फिर देखिए, इन्फोर्सिंग एंड अटेंडेंस बाय अ पर्सन इंक्लूडिंग एनी ऑफिसर ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, ये भी आप बात पहले ही पढ़ चुके हैं। कंपनिंग द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स पढ़ चुके हैं। रिसीविंग एविडेंस ऑन एविडेंस पढ़ चुके हैं। इशूइंग कमीशन ऑफ फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट और एनी अदर मैटर विच में बी प्रेस्क्राइब्ड, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इसको आप एक बार खुद भी रीड कर लेंगे तो हो जाएगा। सबसेक्शन 2, द डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर एंड जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एंड और असिस्टेंट डायरेक्टर शैल हैव power to summon any person whose attendance he considered necessary, whether to give evidence or to produce any record during the course of any investigation or proceeding under this act। क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को, ऐसे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को बुला सकते हैं या ऐसा जो सम्मन करके बुला सकते हैं, या ऐसे जो भी रिकॉर्ड्स, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करने के लिए अपने समझ बुला सकते हैं। सबसेक्शन 3, all the persons summoned shall be bound to attendance in person or through the authorized agent। ये भी आप पॉइंट जो है आज पहले ही पढ़ चुके हैं। कोई व्यक्ति क्या अपने अथॉराइज्ड एजेंट या खुद आप जो है इन पर्सन आ सकता है। एज सच ऑफिसर में डायरेक्ट एंड शैल बी बाउंड टू द स्टेट ट्रुथ, और क्या होगा, वो ऐसा व्यक्ति जो है वो ट्रुथ कहने के लिए बाउंड होगा। सब्जेक्ट रिस्पेक्टिंग विच दे आर एग्जामिन्ड और मेक स्टेटमेंट एंड प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्स में भी रिक्वायर्ड, जैसा कि रिक्वायर्ड हो। 4 क्या बात करता है, एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस सबसेक्शन 2-3 डीम्ड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो भी डायरेक्टर के द्वारा इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी प्रोसीडिंग की जाएगी, क्योंकि क्या है कि वो सिविल कोर्ट की सारी पावर्स को ऐसा डायरेक्टर क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, उनको एंटरटेन कर रहा है, तो इसीलिए क्या होगा कि ऐसी सभी प्रोसीडिंग जो इसके अंतर्गत की जाएंगी 50 के अंतर्गत, वो सभी प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। सबसेक्शन 5 क्या बात करता है, सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी ऑफिसर रेफर्ड to in subsection 2 may impound and retain in his custody for such period as he thinks fit, जैसा कि उचित समझे, and any records produced before him in any proceeding under this act, provided that assistant director or deputy director shall not। अब इन दोनों के ऊपर क्या है, प्रोवाइजो में यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस टाइप से लगा दी गई कि provided that an assistant director or deputy director shall not
impound any record without क्या है, without recording his reasons for so doing। मतलब कहा गया कि ऊपर इसके इन दो के अलावा जो ऊपर के अधिकारी हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी ऐसे रिकॉर्ड को या किसी पर्सन को इंपाउंड कर सकते हैं। लेकिन अगर डिप्टी डायरेक्टर की बात आएगी, असिस्टेंट डायरेक्टर की जहां पे बात आएगी, तो वो क्या करेंगे, अगर वो किसी डॉक्यूमेंट या किसी रिकॉर्ड को इंपाउंड कर रहे हैं तो ऐसे रिकॉर्ड को इंपाउंड करने के रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे, उनको लिखेंगे। दूसरा क्या, अगर रिटेन कर रहे हैं, रिटेन इन हिज कस्टडी एनी सच रिकॉर्ड, अगर अपने कस्टडी में किसी उसको रखते हैं किसी रिकॉर्ड को, तो क्या होगा, फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 ईयर्स, ठीक है। और एक्सीडिंग 3 मंथ, तो यहां क्या लिखा, सेल नॉट लिखा हुआ, तो ये सेल नॉट से जुड़ जाएगा, मतलब सेल नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, 3 महीनों से ज्यादा अधिक के लिए, विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द ज्वाइंट डायरेक्टर। ज्वाइंट डायरेक्टर की बिना परमिशन के, प्रायर परमिशन कि वो क्या होगा कि ऐसे जो ऑफिसर हैं, डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर, क्या होगा कि किसी ऐसे रिकॉर्ड को जो है वो रिटेन नहीं कर सकते हैं 3 महीनों से अधिक। अगर 3 महीनों से अधिक करते हैं तो क्या होगा, पहले तो बता दिया गया अगर उनको इंपाउंड करना है तो वो रीजंस लिखेंगे इंपाउंड करने के लिए। दूसरे में बता दिया अगर रिटेन करना चाहते हैं 3 महीने से अधिक कब तक नहीं कर सकते हैं, जब तक कि अगर 3 महीने से अधिक करना है तो उनको डिप्टी डायरेक्टर का होगा, तो सॉरी ज्वाइंट डायरेक्टर है, ज्वाइंट डायरेक्टर का क्या करना होगा, प्रीवियस अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक, सेक्शन 51 जुरिडिक्शन ऑफ अथॉरिटीज, इनका जुरिडिक्शन के बारे में बात किया गया। जुरिडिक्शन ऑफ अथॉरिटीज, द अथॉरिटीज शैल एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर एंड परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन कन्फर्ड ऑन और assigned as the case may be to such authorities by or under this act। by मतलब यहां पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या इस अधिनियम के द्वारा, और द रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर, या कोई ऐसे नियम इसके अंतर्गत कोई ऐसे जो है वो जिनको बना दिया गया, इन अकॉर्डेंस विद द सच डायरेक्शन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स एंड परफॉर्मेंस द फंक्शंस बाय आर फंक्शंस बाय, मतलब वाई का मतलब वही बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफ द अथॉरिटी या किसी अन्य अथॉरिटी के द्वारा, जब तक ऐसी कोई पावर या फंक्शंस को कंफर्म ना कर दिया गया हो या जिसको लिए उनको अथॉराइज ना कर दिया गया हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या इस एक्ट के द्वारा, तब तक ऐसे जो हैं अथॉरिटी जो होंगी वो अथॉरिटीज क्या होंगी, अपनी पावर्स को इस तरीके से जो है परफॉर्म नहीं करेंगी। फिर इन इशूइंग द डायरेक्शंस और ऑर्डर्स रिफर्ड इन टू इन सबसेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट में हैव रिगार्ड टू एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अच्छा, अब क्या किया गया कि इनको जो भी रेफर करेंगी इस प्रकार का कोई डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन को इशू करने से पहले क्या होगा कि इस ये जो क्राइटेरियाज हैं उन क्राइटेरियाज को क्या होगी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करेगी। इसके और एक या एक से अधिक क्राइटेरिया, या तो टेरिटोरियल एरिया, classes of persons, classes of cases and any other criteria specified by the central government on this behalf, in this behalf, इस behalf के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या है कोई जो है इस चीज को क्या कर दिया गया हो, इस behalf के लिए ठीक उसको ऑथराइज कर दिया गया। ठीक है, सिर्फ ये रीड करने वाले ही हैं, कुछ इसमें खास ऐसा है नहीं प्रोविजंस में। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन इशू करने की पावर एक्सेट्रा द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर टाइम टू टाइम, समय समय पर क्या करेगी, इशू सच ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस टू द अथॉरिटीज एज इट में डीम फिट। तो क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी अथॉरिटीज को समय समय पर टाइम टू टाइम क्या करेगी, ऐसी डायरेक्शन ऐसे इंस्ट्रक्शंस क्या करेगी या ऐसे ऑर्डर्स इशू कर सकती है जैसा कि वो सही समझे उचित फॉर द पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। इस जो एक्ट है इस एक्ट के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस या ऑर्डर्स समय समय पर क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। एंड सच अथॉरिटीज एंड ऑल अदर पर्संस एम्प्लॉयड इन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एक्ट शैल ऑब्जर्व एंड फॉलो सच ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ऑर्डर्स, जो भी इंस्ट्रक्शंस और जो भी डायरेक्शंस हैं जो क्या क्या किया जाएगा, जो किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे अथॉरिटीज को, तो ऐसे अथॉरिटीज या उसके जो भी एम्प्लॉयज होंगे वो सभी क्या करेंगे, इन ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। प्रोवाइडेड दैट सच ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस शैल बी इशूड सो एज टू रिक्वायर एनी अथॉरिटी टू डिसाइड अ पर्टिकुलर केस इन अ पर्टिकुलर मैनर।
कि क्या कर दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये पर्टिकुलर जो केस है, इस केस को इस तरीके से आप डिसाइड करोगे, तो उसके जो एम्प्लॉयज और उसके जो ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे, उसी तरीके से वो अथॉरिटीज जो होंगी उसी मैनर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑर्डर इशू कर दिया, जिस तरीके से डायरेक्शंस दे दिया, उसी डायरेक्शन उसी तरीके से नो सच आर्डर, देखो प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस शैल बी इशूड सो एज टू रिक्वायर एनी, ओके अच्छा नहीं कर सकती है, ठीक, मतलब किसी की बात की, सॉरी क्या है लिखा हुआ कि ऐसा कोई ऑर्डर जो किसी मैनर की बात कर दे, इस मैनर में इसको करो, तो उस मैनर में वो ऐसा नहीं कर सकती है। दूसरा क्या कहता है, इंटरफेयर विद द डिस्क्रिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ दिस ऑफ हिज फंक्शन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के जो फंक्शंस हैं उनके डिस्चार्ज करने में उसमें किसी प्रकार से कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ये दो पॉइंट जो बताए कि इन दो तरीकों में क्या करेगी, अपना टांग नहीं अड़ाएगी, अपने शब्दों में समझे, ठीक। बाकी क्या होगा, ऐसे एम्प्लॉयड और ऐसे जो अथॉरिटीज होंगी वो क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा कि ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देगी उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, काम करेंगे। 53 एम्पावरमेंट ऑफ सर्टेन ऑफिसर्स, कुछ ऑफिसर जो हैं उन ऑफिसर्स का एम्पावरमेंट के संबंध में बात किया गया। 53 द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर empower an officer not below the rank of director of the central government or of a state government to act as an authority under this act। क्या है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टर के पोस्ट का अधिकारी है, ऑफिसर है, उसको क्या होगा, उसे क्या कर सकती है कि एम्पावर कर सकती है, ठीक। किस किस कैसे किस चीज को एम्पावर करेगी, बाई स्पेशल और जनरल, साधारण या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा। फिर देखो किस पर्पस के लिए करेगी, टू एज क्या है, टू एक्ट एज एन अथॉरिटी, कि एक अथॉरिटी के रूप में क्या करे कि ऐसा जो डायरेक्टर है, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत डायरेक्टर के पोस्ट पे है, वो व्यक्ति क्या होगा, एक अथॉरिटी के रूप में उसको एम्पावर कर सकती है, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। किस पर्पस से करेगी, प्रोवाइड, जो देखो प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्पावर एन ऑफिसर बिलो द रैंक, देखिए किसी को अथॉरिटी के रूप में कभी एम्पावर कर सकती, किसे करेगी, तो उसके लिए ऑफिसर जो बता दिया गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत डायरेक्टर की पोस्ट का होना, उस रैंक का होना चाहिए, उसी को अथॉरिटी के रूप में क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर कर सकती है, ठीक। फिर ये बता दिया गया कि अगर डायरेक्टर की पोस्ट का मान लिया कोई ऑफिसर ऐसे स्टेट गवर्नमेंट में ऐसी जगह पर ना हो, तब क्या हो, उससे नीचे के किसी व्यक्ति को क्या कर सकती है, वो अथॉरिटी के रूप में, ये प्रोविजन बता दिया गया, अथॉरिटी के रूप में उसको एम्पावर कर सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट may empower an officer below the rank of director if officer of the rank of director or above are not available in the particular area, कि जहां पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो डायरेक्टर की पोस्ट का होना चाहिए, उसको किसी ड्यूटीज को, किसी फंक्शंस को, कोई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाने के लिए, किसी ऑर्डर को इशू करती, कोई भी एक्टिविटीज के अंतर्गत करने के लिए जिसको एम्पावर करना है, अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहां पर कोई ऐसा डायरेक्टर रैंक का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, कोई ऑफिसर नहीं मिलता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उससे नीचे के रैंक के ऑफिसर को अथॉरिटी के रूप में एम्पावर कर सकती है। सर्टेन ऑफिसर्स टू असिस्ट इन इंक्वायरी एक्सेट्रा, द फॉलोइंग ऑफिसर्स एंड अदर्स आर hereby empowered and required to assist the authorities इन द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए, मतलब इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको लागू करने के लिए क्या कर सकती है, ऐसे जो ऑफिसर जो हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनको असिस्ट करने के लिए क्या कर सकता है कि कुछ ऑफिसर्स को, सर्टेन ऑफिसर, जो कुछ ऑफिसर हैं जिन्हें जितना भी उचित समझे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनको एम्पावर कर सकती है कि वो क्या करें, ऐसी अथॉरिटी को असिस्ट करें, ठीक। क्या लिखा, नेमली कौन कौन से, ऑफिसर ऑफ द कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट्स, ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन ऑफ 1 ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ नारकोटिक्स डिफरेंट क्या है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 117 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये पूरी जो लिस्ट है इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा बताने लायक या याद कराने लायक या कॉन्सेप्ट जैसा कुछ है नहीं, तो इसको खुद ही आप पढ़ना है, कौन कौन से, इसको आप लिख लीजिए सेल्फ, ठीक। कैसे करेंगे, ये जो लिस्ट है ये आपको सेल्फ स्वयं करनी है।
ठीक, हाँ लंबी लिस्ट है। हाँ इसके 2-3 स्टार्टिंग के पॉइंट देख लीजिएगा, वहीं से हो सकता मिल जाएगा आपका। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 डेफिनेशंस की बात करता है। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स फॉर असिस्टेंस एंड सेंटर सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। कि यहाँ पर देखो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट और इन सब की बात की जा रही है कि कोई अगर किसी प्रकार से किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोई ऐसी मित्र जो आपकी फ्रेंड कंट्री है उसके अंतर्गत आती है, उसके साथ कोई एग्रीमेंट किया गया है, क्या इन तरीकों से कोई ऑफेंस जो है भारत में किया गया, कोई ऐसे ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत जिसमें प्रॉपर्टी भारत में स्थित है और इसी प्रकार का कोई करस्पॉन्डिंग लॉ जो है वो अदर कंट्री में है और वहां पर उसका ट्रायल हो रहा है, तो उससे कन्फिस्केशन के बारे में, उसके रिलीज के बारे में, ये सब सारी चीजें कहाँ पर बताई गई हैं, वो इस चैप्टर में आपके बताई गई। डेफिनेशंस आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के पर्पज से ये डेफिनेशंस दी गई हैं। अनलेस द कॉन्टेक्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, जब तक कि कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड ना हो, इनका मतलब क्या माना जाएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए कॉन्ट्रैक्टिंग, ये और ये कहाँ के इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई हैं ये डेफिनेशंस, ठीक है। मींस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मींस क्या होगा, एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से मतलब है कोई ऐसी कोई कंट्री या कोई प्लेस आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अरेंजमेंट्स have been made by the central government with the government of such country through a treaty or otherwise। जिस कोई ऐसी कंट्री है जो भारत से बाहर कोई स्थान है या कोई कंट्री है जिसके साथ भारत सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो भारत सरकार है, भारत की केंद्रीय सरकार है, उसका उस अदर कंट्री के साथ क्या है, कोई ट्रिटी, कोई संधि हुई है या किसी अन्य प्रकार का कोई समझौता हुआ है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या कुछ भी ऐसा साइन हुआ है, तो अगर वो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट माना जाएगा। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या है, इंक्लूड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रूफ दैट द प्रॉपर्टी वाज derived फ्रॉम आर यूज्ड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 3। और सेक्शन 3 क्या बात करता है, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी ऑफेंस ऐसा जो क्या होगा, जिसका कोई प्रूफ हो, एस्टेब्लिशमेंट फॉर द इंक्लूड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रूफ दैट द प्रॉपर्टी वाज derived फ्रॉम। मतलब क्या है कि ऐसी कोई जो प्रॉपर्टी है वो किसकी, कहां से, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू क्या है उसको बनाया गया है या उसको क्या किया गया, उस मान लिया कोई उसी तरीके से उसको प्राप्त किया गया है, ठीक। मतलब ऐसी ऑफेंस, ऐसी जो प्रॉपर्टी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के अंतर्गत क्या है, वो उसके अंतर्गत आती है। ट्रेसिंग मींस डिटरमाइनिंग द नेचर, सोर्स, डिस्पोजिशन, मूवमेंट, टाइटल और ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक। अब देखिए सेक्शन 56 आपका, एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंट्रीज। द सेंट्रल गवर्नमेंट में एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, ठीक। इन्फोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए कोई व्यक्ति जो कहीं भाग गया है, हम लोग देखते हैं ना, चाहे नीरव मोदी या उनकी बात हम लोग करते हैं, न्यूज में ये बात करते हैं, वही बात यहाँ लिखी हुई है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ, किसी अन्य कंट्री के साथ क्या करना, इन्फोर्सिंग प्रोविजंस, उससे क्या, उसके वहां पर भारत से बाहर क्या है, किसी आउटसाइड इंडिया को कंट्री है वहां पर ऐसे जो प्रोविजन है इस एक्ट के, पीएमएलए के, उनको इन्फोर्स करना। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, किस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेज हैं उससे संबंधित क्या है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना कि इस प्रकार के जो ऑफेंसेज हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत जो भी ऑफेंस हैं उन ऑफेंसेज को क्या किया जा सके, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करके उन ऑफेंसेज को होने से रोका जा सके। अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ इनफोर्स इन दैट कंट्री, किसी प्रकार का कोई करस्पॉन्डिंग लॉ जो है वो किसी भारत के बाहर किसी अन्य देश में लागू है। ऑन इन्वेस्टिगेशन इन केस रिलेटिंग टू एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, या किसी ऐसे ऑफेंस को के इन्वेस्टिगेशन के लिए जो इस एक्ट के अंतर्गत किया गया है, ठीक। एंड मे बी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक सच प्रोविजन एज मे बी नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के लिए जो भी जरूरत की जो चीजें हैं, जो भी लॉज हैं, रूल्स हैं, उनको बनाया जा सके ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन दे करके। टू बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट डायरेक्ट दैट, क्या डायरेक्ट कर सकती है, दैट द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट
विद विच रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड, किस प्रकार के जो भी है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स जो है वो बनाए जाएं, shall be subject to such conditions, exceptions or qualifications as are specified in the said notification। कुछ इंपॉर्टेंट खास ऐसा है नहीं। 57 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस, ये इंपॉर्टेंट है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करता है। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी पढ़ा, तो सीआरपीसी में क्या करते हैं आप, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। इफ इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, किसी इस अंतर्गत इस एक्ट के अंतर्गत पीएमएलए के अंतर्गत क्या कर रहे होते हैं, कोई ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं या कोई अदर प्रोसीडिंग चल रही होती है, एन एप्लीकेशन इज मेड टू द स्पेशल कोर्ट बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर or any officer superior rank in rank to the investigating officer that any evidence is required in connection with the investigation into an offense or proceeding under this act, and he is of the opinion that such evidence may be available in any place in a contracting state, and the special court on being satisfied that such evidence is required in connection with the investigation into an offense or proceeding under this act may issue a letter of request to a court or an authority in contracting state competent to deal with such request। 2 कह रहा है कि किसी ऐसा कोई ऑफेंस या कोई ऐसी प्रोसीडिंग इस एक्ट के अंतर्गत की जा रही है जिससे रिलेटेड कोई एविडेंस क्या है, वो किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है उस वहां पर पाए जाने की संभावना है, जिससे क्या होगा, ऐसी इन्वेस्टिगेशन या ऐसी जो प्रोसीडिंग चल रही है इस एक्ट के, उसको क्या होगा, उसके हेल्प मिलेगी। तो क्या होगा कि जो उसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या उससे रैंक के उससे अधिक रैंक के ऑफिसर के द्वारा क्या होगा कि ऐसा एप्लीकेशन दिया जाएगा स्पेशल कोर्ट, तो ऐसा स्पेशल कोर्ट जो होगा कि उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से स्टेट को क्या करेगी, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट लिखेगी कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी करेगी, जिससे क्या होगा कि वो वहां पर उस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए या जो भी एविडेंस वहां पर अवेलेबल है उसको प्राप्त करने के लिए वो क्या कर सके, उसकी हेल्प कर सके। ये बात पूरी जो है वो सेक्शन 57 में लिखी हुई है, ठीक। और डील विद सच रिक्वेस्ट टू क्या है, एग्जामिन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि उस जो केस है उस केस के फैक्ट और उसकी परिस्थितियों को, सर्कमस्टांसेस को एग्जामिन करने के लिए टेक सच स्टेप्स एज स्पेशल कोर्ट में स्पेसिफाई इन सच लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जो भी जो आपका लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है उसमें जो भी चीजें बताई गई हैं उसके संबंध में इस स्पेशल कोर्ट के द्वारा वैसे स्टेप्स लिए जा सके। फॉरवर्ड all the evidences so taken for and collected the special court is issuing such letter of request। फॉरवर्ड ऑल द रिक्वेस्ट सो टेकन, जो भी ऐसे एविडेंस जो लिए गए हैं या कलेक्ट किए गए हैं उनको क्या किया जाए, ऐसी कोर्ट के द्वारा उसको फॉरवर्ड किया जाए। फिर देखिए सेक्शन 2 क्या कहता है, द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके लिए प्रेस्क्राइब करेगी, क्या स्पेसिफाई है, सॉरी इसके हिसाब से स्पेसिफाई करेगी, उसी तरीके से क्या करेगा, उसको ट्रांसमिट किया जाएगा। ये सिर्फ पढ़ने वाले हैं ऐसे ही। आपका देखिए 3 सबसेक्शन 3 का एवरी स्टेटमेंट recorded and document or thing received under subsection 1 shall be deemed to be the evidence collected during the course of investigation। जो भी चीजें क्या होगी, कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिकॉर्ड, कोई ऐसी चीज जो भी रिसीव किया गया सबसेक्शन 1 में इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, उन सबको क्या माना जाएगा, उनको एविडेंस के रूप में इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी चीजें प्राप्त हुई हैं उनको सबको एविडेंस के तरीके से माना जाएगा, सबसेक्शन 3 कहता है। 58 असिस्टेंट टू द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस, अब इसके असिस्टेंस की बात की गई है कि द लेटर व्हेन वेयर अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अ कोर्ट और अथॉरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट रिक्वेस्टिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस आर प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, किसी भी स्पेशल कोर्ट के द्वारा कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जब प्राप्त होता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसी केस में, इसी प्रकार के किसी केस में, इस प्रकार के किसी अपराध के अंतर्गत या मतलब इस एक्ट के अंतर्गत किए गए किसी अपराध के इन्वेस्टिगेशन के लिए या किसी प्रोसीडिंग के लिए किसके द्वारा, किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के द्वारा
एंड फॉरवर्डिंग टू सच कोर्ट और अथॉरिटी एनी एविडेंस कनेक्टेड देयर विद, या कोई ऐसा क्या होता है, किसी ऐसी एविडेंस को भेजा जाता है जो ऐसे किसी अपराध में क्या है वो कनेक्टेड होता है, इससे जुड़ा हुआ होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉरवर्ड सच लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द स्पेशल कोर्ट और टू एनी अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट एज it thinks fit for execution of such request in accordance with the provisions of this act। इस एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रोविजन दिए गए उनके अनुसार उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे स्पेशल कोर्ट जो है उसको ऑर्डर उसको क्या है होगा फॉरवर्ड कर देगी। एज द केस में भी जैसा कि भी मामला हो, एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स, या किसी अन्य ऐसे तत्समय तत्स्थान पर कोई ऐसा जो भी लॉ इनफोर्स में हो, लागू हो, उसके अंतर्गत। 58A स्पेशल कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी को रिलीज करने की बात कब की गई स्पेशल कोर्ट के द्वारा, देखिए कि कब कर सकती है, वेयर ऑन क्लोजर ऑफ द क्रिमिनल केस, किसी क्रिमिनल केस के क्लोजर पर उसको बंद कर दिया जाए, या कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल इन अ क्रिमिनल कोर्ट आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर किसी क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा किसी केस को क्लोज कर दिया जाए, या उसका कंक्लूजन क्या निकले, ये निकले कि द करस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ एनी अदर कंट्री, जो भी इससे संबंधित किसी अन्य कंट्री के अंदर इसी प्रकार का कोई करस्पॉन्डिंग लॉ था जहां पर ऐसा मामला चल रहा था, कोई क्रिमिनल केस चल रहा था, उसके कंक्लूजन में किसी प्रकार से पता चलता है या उसके क्लोज होने पर क्या होता है, फाइंड्स दैट, ये पता लगता है कि द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज नॉट टेकन प्लेस, कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं था, और प्रॉपर्टी इन इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, और जो प्रॉपर्टी है कहां भारत के अंदर, वो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत इन्वॉल्व नहीं थी। द स्पेशल कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन मूव्ड बाय द कंसर्न पर्सन और द डायरेक्टर, ऐसे कंसर्न पर्सन या डायरेक्टर के एप्लीकेशन पर आप द नोटिस टू द अदर पार्टी, जो उसके अदर पार्टी उस दूसरी पार्टी को क्या करेगा, ऐसा नोटिस दे करके देने के बाद ऑर्डर रिलीज ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द पर्सन इंटाइटल्ड टू रिसीव इट, उस व्यक्ति को जो इसको रिसीव करने के लिए हकदार है, इंटाइटल्ड है, उस व्यक्ति को ऐसे उस व्यक्ति के फेवर में ऐसी पार्टी ऐसी जो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक। 58 B letter of request for contracting state and authority for the confiscation of or release of the property, पढ़ लीजिएगा उसी तरीके से जैसा कि 58A में बताया गया। यहाँ पर कन्फिस्केशन की बात कर दी गई और उस कॉन्फिस्केटेड जो प्रॉपर्टी हो उसके रिलीज की बात कर दी गई। ठीक, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो कोई भी प्रॉपर्टी होगी जो इस एक्ट के अंतर्गत PMLA के अंतर्गत या किसी ऐसी लॉ के अंतर्गत क्या होगा, उसको पाया जाएगा इन्वॉल्व, तो उसको कन्फिस्केट कहाँ कर दिया जाएगा, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत उसे कन्फिस्केट कर दिया जाएगा। 59 रेसिप्रोकल arrangement for processes and assistance for transfer of accused person, क्या है, where special court in relation to an offense punishable under section 4, और सेक्शन 4 में क्या बताया गया है, punishment of मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक, ए क्या होगा, अ समन्स टू एन एक्यूज्ड पर्सन, किसी एक्यूज्ड पर्सन को क्या कर सकता है, सम्मन कर सकता है। अ वारंट फॉर अरेस्ट ऑन एक्यूज्ड पर्सन, एन एक्यूज्ड पर्सन किसी एक्यूज्ड पर्सन को वारंट कर सकता, मतलब अरेस्ट करने के लिए वारंट भेज सकता है। अ समन्स टू एनी पर्सन रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग और टू प्रोड्यूस इट, कि क्या कर सकता है, किसी रिकॉर्ड को, किसी डॉक्यूमेंट को उसके लिए सम्मन कर सकता है, प्रोड्यूस करने के लिए उसके समक्ष, कोर्ट के समक्ष, या किसी व्यक्ति की अटेंडेंस उसको वहां पर उपस्थिति अगर आवश्यकता है, उस उपस्थित होने के लिए उसको क्या कर सकता है, सम्मन कर सकता है। एंड सर्च वारंट, या किसी तलाशी वारंट जो है जारी कर सकता है। ठीक, कौन, ऐसा स्पेशल कोर्ट। issued by it shall be served and executed to any place in any कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, क्या किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में ऐसे क्या होगा, इसको सर्व किया जा सकता है, सम्मन को, या क्या किया जा सकता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है सकता है। इट शैल सेंड सच सम्मन्स और वारंट इन डुप्लीकेट, और ये कैसे किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा जो वारंट है वो कैसा किया जाएगा, इन डुप्लीकेट फॉर्म। ठीक, इन सच फॉर्म, इसको दो प्रतियों में क्या करा जाएगा, ऐसे वारंट या ऐसे सम्मन को डुप्लीकेट फॉर्म में, मतलब दो प्रतियों में इसको
2 प्रतियों में इसको भेजा जाएगा, सर्व किया जाएगा बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ एंड द कोर्ट जज और मजिस्ट्रेट एज केस में बी शैल कॉज द सेम टू बी एग्जीक्यूटेड, कि वो क्या होगा, इसको एग्जीक्यूट करा सकता है। क्या कराएगा? सबसेक्शन 2, वेयर a special code in relation to an offense punishable under subsection 4 has received for service or execution a, a summon to an executed person, a warrant to arrest of accused person, फिर से वही बात, और सर्च वारंट की बात। यहां पे क्या है, आगे देखिए, issued by the court, judge, magistrate or the in a contracting state, it shall cause the same to be served or executed as if it were summons or warrant received by it from another court in the said territories for service or execution within the local jurisdiction where। इसी कंडीशंस पढ़ लीजिएगा, ये भी कुछ खास नहीं, और डुप्लीकेट वाला जो था वो इंपॉर्टेंट था कि ऐसा वारंट या ऐसा सम्मन जो है कैसे, warrant arrest has been executed, the person arrested shall be dealt with the accordance with the procedure specified under section 19 की बात कर दिया गया, जो भी प्रोसीजर बताया गया इस एक्ट के, उस एक्ट के 19 सेक्शन के इस प्रोसीजर के हिसाब से किया जाएगा। A search warrant has been executed, the thing found in this search shall as so far as possible be dealt with the accordance with the procedure specified in section 17। अच्छा ठीक, वहां पर सर्च एंड सीजर की बात की गई है, ठीक है, हाँ 17-18 में, और सर्च ऑफ पर्संस की बात की गई, तो उसी प्रोसीजर के बारे में, सर्च और सीजर के संबंध में यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। प्रोसीड प्रोवाइडेड दैट इन केस वेयर सम्मन और सर्च वारंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, अब कहां से, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से ऐसा सम्मन या वारंट जो होता है रिसीव होता है, हैज बीन एग्जीक्यूटेड, द डॉक्यूमेंट्स आर द अदर थिंग प्रोड्यूस्ड, द थिंग्स फाउंड इन द सर्च shall be forwarded, क्या होगा, उनको फॉरवर्ड किया जाएगा टू द कोर्ट इशूइंग द सम्मन और सर्च वारंट थ्रू such authority as the central government may by notification specify on the in this behalf। सिर्फ रीड करने वाले ये प्रोविजंस इधर हैं, ये भी कुछ खास नहीं है ऐसा। आगे देखिए 60, अटैचमेंट, सीजर एंड कन्फिस्केशन एटसेट्रा ऑफ प्रॉपर्टी इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और इंडिया। ठीक, क्या है, अटैचमेंट, सीजर एंड कन्फिस्केशन एटसेट्रा ऑफ प्रॉपर्टी इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और इंडिया, स्टेट भारत या किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ क्या होना, कि किसी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करना, अटैच करना या सीजर के संबंध में। वेयर द डायरेक्टर हैज मेड एन ऑर्डर फॉर अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5 में क्या है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात की गई है, और द फ्री और क्या है, फॉर फ्रीजिंग अंडर सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 617, or where an adjudicating authority has made an order relating to a property under section 8, where a special court has made an order to confiscation relating to a property under subsection 5 or subsection 6 of section 8, and such property is suspected to be in a contracting state, the special court on the application by the director or administrator appointed under subsection 1 of section 10 as the case may be, may issue a letter of request to a court or an authority in the contracting state फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच ऑर्डर। कह रहा है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो इन सेक्शंस में सीज की बात की गई, सीज की गई है, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, सब सेक्शन 8 के सब सेक्शन 6 से सेक्शन 5 में जो चीज़ें बताई गई हैं उस तरीके से किसी प्रकार से कुछ किया गया, और वो ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ है, वो किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, मतलब कोई ऐसी कंट्री जिसके साथ क्या है, जिसके साथ ट्रीटी कोई हुई है, कोई ऐसा जिसके साथ हमारा क्या है, कोई ऐसा एग्रीमेंट है, कोई ऐसा अरेंजमेंट है, तो वहां पर अगर ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है तो क्या होगा कि लिखा क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट द स्पेशल कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टर और द एडमिनिस्ट्रेटर, या किसी डायरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर के एप्लीकेशन पर क्या करेगी, अंडर द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 एज द केस में भी, जैसा भी मामला हो क्या करेगी, मे इशू लेटर ऑफ रिक्वेस्ट,
लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को इशू करेगी टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिव स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच ऑर्डर, कि जो भी उसका अटैचमेंट करना है, उसको सीज करना है, फ्रीज करना है, उस संबंध में डायरेक्टर या क्या करेगा, वो उस ऐसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को, जो यहाँ की कोर्ट होगी, वो क्या करेगी, ऐसी कोर्ट को ऑर्डर इशू करेगी कि इस ऑर्डर को क्या किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए। मतलब कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दोनों चीजों को इन्होंने कवर किया है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और इंडिया को। कोई ऐसा मामला जिसको किसी ऐसे करस्पॉन्डिंग लॉ में किसी विदेश में, किसी अदर कंट्री में किया गया, और वो उस कंट्री के साथ हमारे भारत के जो है वो कैसे हैं, वो एक हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के अंतर्गत आती है। मतलब हमारी किसी प्रकार से उसके साथ कोई ट्रीटी है, कोई एमओयू साइन हुआ है, तो वहां उस कोई ऐसे करस्पॉन्डिंग लॉ में कोई ऐसा मामला फंस रहा है जो पीएमएलए जैसा जो है वो एक्ट है, कोई प्रॉपर्टी का अटैचमेंट सीजर किया गया और वो प्रॉपर्टी इंडिया में अगर पाई गई, तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या करेगी, वहां की कोर्ट जो है किसी ऐसे ऑफिसर जो जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा या डायरेक्टर होगा, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, कोई एक मतलब एप्लीकेशन की जाए, उस एप्लीकेशन में क्या करेगी, कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इंडिया क्या होगा कि ऐसी प्रॉपर्टी को अटैच सीज क्या करने के लिए उसको एग्जीक्यूट करे। इंडिया में यही चीज होती है कि पीएमएलए के अंतर्गत कोई ऐसी प्रॉपर्टी को सीज किया गया, किसी को फ्रीज किया गया, और वो प्रॉपर्टी जो सीज या फ्रीज की गई वो आउटसाइड ऑफ इंडिया किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में सिचुएटेड है, तो उसके संबंध में क्या होगा कि डायरेक्टर या किसी एडमिनिस्ट्रेटर के क्या होगा, एप्लीकेशन पर यहाँ की कोर्ट क्या करेगी, उसके संबंध, उस प्रॉपर्टी के संबंध में क्या करेगी, ऑर्डर करेगी कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है वो स्टेट क्या करे कि ऐसे जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराए। ठीक, ये बात कौन करता है, आपका सेक्शन 60। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है, वेयर अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अगर कंट्री की कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ने किया है तो क्या होगा, जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को क्या करेगी, रिसीव करेगी फ्रॉम अ कोर्ट और एन अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट रिक्वेस्टिंग, क्या कर रही कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट जो है वो रिक्वेस्ट कर रही किस बारे में, अटैचमेंट सीजर या फ्रीजिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन इंडिया, क्या इंडिया में उसको कन्फिस्केट करने के लिए, उसको अटैचमेंट करने के लिए, सर्च या फ्रीज करने के लिए, ड्राइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ, देखो वही बात लिख गई, क्या लिखी हुई, अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ कमिटेड इन दैट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, जिसको कहा उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में ऐसे ऑफेंस को किया गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉरवर्ड सच लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द डायरेक्टर, क्या करेगा, उस डायरेक्टर को ऐसा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा एज थिंग फिट, जैसा कि वो उचित समझे, फॉर एग्जीक्यूशन इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसरण में जो भी होगा क्या होगा कि ऐसा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है उसको एग्जीक्यूशन के लिए उसको भेजेगा। टू ए वेयर ऑन क्लोजर ऑफ द क्रिमिनल केस या कंक्लूजन ऑफ ट्रायल ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट आउटसाइड इंडिया under corresponding law in any other country, such court finds that the offense of money laundering under the corresponding law of that country has been committed, the special court shall on receipt of application from the director for execution of confiscation under subsection 2 order after giving notice to the affected person and such property involved in money laundering or which has been used in for commission of the offense of money laundering stand confiscated in the central government, क्या कर दिया उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कन्फिस्केट कर दिया जाएगा। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या है किसी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत उसमें इन्वॉल्व थी या उस प्रॉपर्टी का यूज करके कोई मनी लॉन्ड्रिंग के संबंधित कोई जो ऑफेंस है वो कमिट किया गया है, तो ऐसे डायरेक्टर के एप्लीकेशन पर क्या कर दिया जाएगा कि उसको ऐसे जिस किसी कोई ऐसे रिलेटेड कोई ट्रायल चल रहा था, कोई प्रोसीडिंग क्लोज हो गई, उसी क्लोजर रिपोर्ट लग गई, या क्या हुआ कि उसमें कोई प्रोसीडिंग खत्म हो गई, उसका कंक्लूजन में ये निकला कि ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कन्फिस्केट कर दिया जाए, तो वहां पर कन्फिस्केट कर देगी। इस प्रकार का प्रोविजन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता है नहीं। सेक्शन सबसेक्शन 3 आपका देख लीजिए क्या कहता है, the director shall on receipt of a letter of request under section 58 or section 59 direct any authority under this act to take all steps necessary for tracing
एंड आइडेंटिफाइंग सच प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कन्फिस्केशन के बारे में बात किया गया है, उसको कन्फिस्केट करने के लिए, जो भी उसको ट्रेस करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसी प्रॉपर्टी के लिए जो भी आवश्यक स्टेप्स हों, उन आवश्यक स्टेप्स को क्या करेगा, ऐसी अथॉरिटी जो है वो लेगी, जिसको क्या होगा, सेक्शन 59 के अंतर्गत ऐसी जो अथॉरिटी है जिसको डायरेक्टर के द्वारा डायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिस अथॉरिटी को डायरेक्टर के द्वारा ऐसे निर्देश दे दिए जाएंगे। ठीक। सबसेक्शन 4, द स्टेप्स रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 3, जो भी स्टेप्स सबसेक्शन 3 में बताए गए हैं, में इंक्लूड एनी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, प्रॉपर्टी, एसेट्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट इन एनी बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनी अदर रिलेवेंट मैटर, कि जो भी ये चीजें बताई गई, किसी बुक, अकाउंट, कोई रिकॉर्ड, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कोई अदर रिलेवेंट मैटर है, उन सब में वो ऐसे जो स्टेप्स बताए गए, उन स्टेप्स में ये सारी चीजें, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सभी चीजें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वो स्टेप्स के अंतर्गत आ जाएंगी, जैसा कि डायरेक्टर किसी अथॉरिटी को जिसको करने के लिए डायरेक्ट करेगा। ठीक। सबसेक्शन 5, ये मतलब सबसेक्शन 3 को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है इस बात को, कि जो ऑल स्टेप्स नेसेसरी फॉर ट्रेसिंग एंड नोटिफाइंग सच प्रॉपर्टी, कि इसको मतलब जो है आइडेंटिफाई करने के लिए या किसी प्रॉपर्टी को ट्रेस करने के लिए जो भी आवश्यक कदम, जो स्टेप्स चाहिए, वो सारे स्टेप्स क्या हैं, ये सारे स्टेप्स लिख दिए गए, उसके लिए ऐसा अथॉरिटी जो है, जो डायरेक्ट किया गया डायरेक्टर के द्वारा, वो कर सकती है, ऐसे स्टेप्स ले सकती है। एनी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वे रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 4 shall carried out by an authority mentioned in subsection 3, जो अथॉरिटी जिसको डायरेक्टर के द्वारा क्या किया गया, ऑथराइज कर दिया गया, in accordance with such direction issued in accordance with the provisions of this act। कुछ नहीं है इसमें भी। सबसेक्शन 6 में देखिए, the provision of this act relating to attachment, adjudication, confiscation and vesting of property in the central government contained in chapter 3rd and survey, searches and seizures contained in chapter 5 shall apply to the property in respect of which letter of request is received from a court or contracting state for attachment or confiscation of the property। इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें भी कुछ नहीं। ठीक। सबसेक्शन 7 भी पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही रीड कर लीजिएगा। सेक्शन 61 क्या बात करता है, प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अब इस जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है, इस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को उसको लागू करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी जो प्रोसीजर हो गया, कैसे कैसे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव किया जाए, कैसे भेजा जाएगा, उन संबंध में उसके प्रोसीजर के बारे में 61 बात करता है। एवरी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, समन और वारंट रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम and every letter of request, summons, warrant to be transmitted to a contracting state under this chapter shall be transmitted to a contracting state as the case में भी, जैसा कि मामला हो, sent to the concerned court, जो भी concerned court होगा उसको भेजा जाएगा in India and in such form, और उसी तरीके से, कैसे, एंड इन सच मैनर, उसी फॉर्म में, उसी मैनर में, उसी तरीके से, एज सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अधिसूचना में, नोटिफिकेशन में उसको स्पेसिफाई कर देगी, उसी मैनर से, उसी फॉर्म में क्या करेगा, भेजा जाएगा। ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। चैप्टर नंबर 10 आपका है पनिशमेंट फॉर, क्या है, वेक्सेशियस सर्च, वैक्सीशियस सर्च के बारे में बात करता है। पनिशमेंट, एनी अथॉरिटी और ऑफिसर एक्सरसाइजिंग पावर अंडर दिस एक्ट आर रूल्स मेड देयर अंडर टू विदाउट रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग, बिना क्या है, रीजंस को ऐसे रिकॉर्ड किए हुए क्या होगा, एनी अथॉरिटी और ऑफिसर एक्सरसाइज पावर्स अंडर दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड देयर अंडर, जो भी ऐसे नियम बनाए गए हैं, कोई ऐसा ऑफिसर या अथॉरिटी अपनी पावर्स को इस अधिनियम के अंतर्गत एक्सरसाइज करते हुए विदाउट रीजन रिकॉर्डेड, बिना ऐसे रीजन को, कोई जो भी कारण होंगे उन कारणों को रिकॉर्ड किए बिना क्या होगा, कैसे वो उन सब रीजन्स को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, कैसे, इन राइटिंग, लिखित में। सर्च और कॉजेज टू बी सर्च एनी बिल्डिंग और प्लेस, किसी भी अगर किसी जगह पर किसी बिल्डिंग में सर्च करता है या करवाता है तो उनके जो रीजन्स होंगे उन रीजन्स को क्या करेगा, उनको लिखेगा, राइट डाउन करेगा। डिटेन और सर्चेज और अरेस्ट एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को डिटेन करता है, अरेस्ट करता है, किसी व्यक्ति को सर्च करता है तो उसके भी कारणों को क्या करेगा, ऐसी अथॉरिटी
पूरा कंप्लीट करते हैं फिर देखते हैं आगे, ठीक। क्योंकि जब कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, विदाउट रिकॉर्डिंग इन रीडिंग, फिर अभी हिंदी में पढ़ लेंगे। सेल फॉर एवरीवन, तो क्या होगा, सर्च या डिटेन करता है किसी व्यक्ति को या उसका अरेस्ट करता है। सेल फॉर, अब देखो ये क्या जुड़ा, विदाउट रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग, सेल फॉर एवरी सच ऑफेंस be liable on conviction for imprisonment for a term which may extend to 2 years and fine which may extend to 50,000 rupees or, ठीक। इसको जरा मैं पढ़ देता हूं, कौन सा है 62। ओके, अभी समझ में आ जाएगा। क्या टाइम हो गया है, अभी जो टाइम है इसको खत्म करते ही हैं आज। देखो, तंग करने वाली, मत किसी को तंग करने के लिए, परेशान करने वाली कोई क्या है, तलाशी के लिए दंड की बात की गई है। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्राधिकारी या अधिकारी जो कारणों को लेखबद्ध किए बिना किसी भवन या स्थान की तलाशी लेता है या तलाशी करता है। मतलब उसने क्या है, मैं वही तो बता रहा हूं कि उसको लिखना होगा, वो लिखेगा, बिना ऐसा किए हुए नहीं कर सकता है। मतलब विदाउट रीजन रिकॉर्ड इन राइटिंग, बिना लिखित में ऐसे रीजंस को रिकॉर्ड करते हुए वो क्या नहीं कर सकता है, सर्च कॉज या सर्च क्या कर सकता है, करवा सकता है एनी बिल्डिंग और प्लेस, किसी स्थान का। अगर मतलब करवा नहीं सकता, ये क्या है, उस पर ड्यूटी इंपोज्ड है। अगर क्या है, अगर वो करवाता है ऐसा, तो उस व्यक्ति को क्या होगा, उसको 2 साल तक का पनिशमेंट और 50,000 रुपए तक का उस व्यक्ति के ऊपर जुर्माना लगेगा। ये निगेटिव सेंस में इनडायरेक्टली यहां पर लिखा गया है, ठीक है। समझ में आ गया कि लेखबद्ध किए बिना, क्या लेखबद्ध किए बिना किसी भवन या स्थान की तलाशी लेता है या तलाशी कराता है मतलब, ठीक। कॉज टू बी सर्च, किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है या उसकी तलाशी लेता है, उसे गिरफ्तार करता है, तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए दोषसिद्धि पर ऐसे कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने जिसकी अवधि जो है 50,000 रुपए तक होगी का हो सकता है और दोनों से दंडनीय होगा। मतलब क्या है कि अगर वो कोई सर्च कर रहा है किसी प्लेस या किसी बिल्डिंग का, ठीक, या क्या कर रहा है कि करवाता है सर्च, तो उसको ऐसे कारणों को लिखना होगा। क्योंकि आप जब पढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था कि उसको राइटिंग में लिखेगा कि किस किस जगह पे सर्च किया है, कहाँ पे उसने एंट्री की, क्या क्या रिकॉर्ड्स, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या चीजें मिली हैं, उसको क्या होगा, इनवलप में डाल करके ऐसे मटेरियल के साथ वो क्या करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेजेगा। पढ़ा था इससे पहले। तो वही बात, अगर वो ऐसी चीजों को नहीं करता है तो ये माना जाएगा किसी को परेशान करने के लिए ही किया, तंग करने के लिए किया है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को, ऐसी अथॉरिटी को क्या होगा, पनिश किया जाएगा, जिसका 2 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपए तक का जो है जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए पनिशमेंट कौन सा, इसके बारे में बताइए, इंपॉर्टेंट है पनिशमेंट के संबंध में। पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेल्योर टू गिव इंफॉर्मेशन, या तो इंफॉर्मेशन देने में क्या होता है कि वो फेल होता है, इंफॉर्मेशन नहीं देता या गलत इंफॉर्मेशन देता है, तब ऐसे में एनी पर्सन विलफुली और मैलियसली गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड सो कॉजिंग एन अरेस्ट और अ सर्च टू बी मेड अंडर दिस एक्ट शैल ऑन कन्विक्शन बी लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट। कोई ऐसा व्यक्ति क्या जानबूझकर क्या करता है, कोई ऐसी गलत जानकारी देता है, झूठी जानकारी देता है, या क्या कर सकता है कि कोई इंफॉर्मेशन जहां देनी चाहिए उस इंफॉर्मेशन को नहीं देता। इससे पहले आपने पढ़ा, उसमें जब पढ़ रहे थे कि कहीं पर कोई ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है, आपने इससे पहले प्रोविजन पढ़ा है, या कोई ऐसी चीज है, तो क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति क्या होगा, इंफॉर्मेशन देगा, ठीक, क्या होगा, इंफॉर्मेशन देगा। तो अगर इंफॉर्मेशन नहीं देता है तब वहां पर रिपोर्टिंग एंटिटी की बात की गई थी कि रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होगा कि कहीं पर अगर कोई गलत कार्य में हो रहा है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, तो क्या होगा, वो तुरंत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, डायरेक्टर को क्या होगा, जो भी कंपेटेंट अथॉरिटी बताई गई थी उसको इन्फॉर्म करेगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो या तो जहां पर उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, वहां पर इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, या जानबूझकर क्या करता है, गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो और ऐसे व्यक्ति का कन्विक्शन जो है उसकी दोष सिद्धि हो जाती है। तो जान मतलब ये बात प्रूफ हो जाती है कि उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी या इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था लेकिन इसने ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो क्या होगा, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड विद द फाइन टू एक्सटेंड का 50,000 और 50,000 तक का, या फिर दोनों। इफ एनी पर्सन, सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, इफ एनी पर्सन, यदि कोई व्यक्ति बीइंग लीगली बाउंड, देखो उसी बात को यहां पर एक्सप्लेन कर दिया गया कि बीइंग लीगली बाउंड टू स्टेट
द ट्रुथ ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू द एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 3, कि किसी से जो सेक्शन 3 मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के लिए उसको सच कहने के लिए वो क्या है, बाउंड है, और वो क्या करता है, लीगली बाउंड है, और refuse to answer any question put to him by an authority in the exercise of its power under this act, कि किसी अथॉरिटी के द्वारा उससे क्वेश्चन पूछा जाता है और वो ऐसा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या है, सच बोलने के लिए बाउंड है, लीगली बाउंड है, और वो व्यक्ति क्या करता है, ऐसा उत्तर नहीं देता है, या refuses to sign any statement made by him in the course of any proceeding in this act which an authority may legally require to sign, कि किसी ने उसने कोई एप्लीकेशन दी, कोई ऐसा कार्य किया जहां पर क्या कोई स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट पर क्या है, इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ कि ही हैड टू बी साइन, कि उसको ऐसा क्या करना पड़ेगा, उसको साइन करना पड़ेगा, और वो साइन करने से इनकार करता है। और सी क्या कहता है, टू whom a summon is issued under section 50 either to attend to give evidence, produce books of account or other document at certain place and time, omits to attend produce book of accounts डॉक्यूमेंट एट द प्लेस ऑफ टाइम, कि किसी व्यक्ति को क्या किया गया, सम्मन किया गया कि फला फला समय और समय या इस तारीख इस समय पर इस स्थान पर क्या होगा कि ऐसे बुक ऑफ अकाउंट को, ऐसे एविडेंस को क्या करे, वो प्रोड्यूस करे, और प्रोड्यूस करने से वो क्या करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है, तब इन सब कंडीशंस में क्या होगा, ही शैल पे, उसे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, बाय वे ऑफ पेनाल्टी, उस पर पेनाल्टी इंपोज की जाएगी, अ सम व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 500 रुपीज बट which may extend to 10,000 rupees for each such default और फेल्योर, जो भी ऐसे किसी प्रत्येक ऐसे फेल्योर के लिए, प्रत्येक ऐसे डिफॉल्ट के लिए क्या होगा कि जितनी बार ऐसे साइन करने से मना करेगा, जितनी बार ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे बुक ऑफ अकाउंट को प्रोड्यूस करने के लिए मनेगा, उतनी बार कम से कम 500 और अधिकतम 10,000 रुपए तक का क्या होगा, उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। सबसेक्शन 3, no order under this section shall be passed by an authority referred to in subsection 2 unless the person on whom the penalty is proposed to be imposed in given an opportunity for being heard in the matter of such authority, मतलब उसको बिना सुने कोई उस पर ऐसी पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी। हो सकता है उसके पास कोई अप्रोप्रिएट रीजंस हो जिस कारण से वो उपस्थित नहीं हो पाया या वो साइन नहीं कर पाया, जो भी कंडीशन बताई गई, तब तक ऐसी पार्ट जो कोई भी पेनाल्टी जो है वो नहीं लगाई जाएगी। सबसेक्शन 3 बात करता है। नॉट विद 4 क्या बात है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2 अ पर्सन who intentionally disobeys any direction issued under section 50 and also be liable to be proceeded against under section 174 of Indian Penal Code। क्या कि इसके जो 2C में जो दिया गया है आपकी बात की, जो सम्मन किया गया है उसको कोई बुक ऑफ अकाउंट को लाने के लिए, किसी एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, तो क्या होगा कि 2C के जो धारा है इसके अंतर्गत जो भी चीजें उनको उनके होते हुए, उसके अधीन रहते हुए, अ पर्सन हु इंटेंशनली डिसोबे, जो जानबूझ कर क्या करता है, ऐसी डिसोबे करता है, मतलब टू सी जो इसमें बचाव दिया गया कि किसी रीजन की वजह से, तो और जानबूझ कर ऐसा करता है कि कोई रीजन नहीं है वहां ना आने का, ऐसी बुक ऑफ अकाउंट्स को प्रोड्यूस करने का, ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है उसके पीछे, और फिर भी क्या करता है, जानबूझ कर उसका डिसोबे करता है, तो उसका क्या होगा, उसकी लाइबल होगा कहाँ, आईपीसी की धारा 174 के अंतर्गत लाइबल होगा। मतलब क्या है कि किसी पब्लिक सर्वेंट की आज्ञा का पालन न करना, ये इसी के बारे में पेनाल्टी कहाँ बताई गई, सबसे जो आपका सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी है वहां पर ये बारे में बताई गई। अब 208 है, चलो ठीक, आपने रट दिया बीएनएस। ओके, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अब कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की बात करता है। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 62 और सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 63 एक्सेप्ट, कब तक नहीं करेगा, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा कोई कोर्ट, जब तक कि सेक्शन 62 और सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 63 के में कॉग्निजेंस कब तक नहीं लेगा, जब तक कि ऐसी कोर्ट जो है प्रायर जो है प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से जब तक
उससे अनुमति नहीं लेगा तब तक ऐसी कोर्ट जो है इन दो सेक्शंस में 62 और सब सेक्शन 1 ऑफ 63 में कॉग्निजेंस नहीं लेगा। कोर्ट अब क्या बात करता है सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल वाई एन ऑर्डर either give sanction or refuse to give sanction within the 90 days of the receipt of the request in this behalf, कि इस प्रकार की जो कॉग्निजेंस लेने के लिए जो रिक्वेस्ट की जाती है उसके उस पर अगर 90 डेज के अंदर क्या होगा कि बाई एन ऑर्डर इधर गिव सैंक्शन, या तो क्या होगा कि सैंक्शन दे देगा या रिफ्यूज टू गिव सैंक्शन विद इन 90 डेज। ये क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना 90 डेज है, उस 90 डेज में वो चाहे तो ऐसी कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने के लिए क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है या उसको सैंक्शन दे सकता है कि ऐसे जो सेक्शन 62 और 63 के सब सेक्शन 1 में जो ऑफेंस कमिट किया गया उसका कॉग्निजेंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते उसके बारे में। ठीक, 65 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू अप्लाई of the provisions of the Code of Criminal Procedure 1973 shall apply in so far as they are not inconsistent with the provisions of this act to arrest, search and seizure, attachment, confiscation, investigation, prosecution and all other proceedings under this act। क्या होगा कि सीआरपीसी के जो भी प्रोविजंस होंगे वो क्या होंगे, शैल अप्लाई इन सो फार एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जो भी इस एक्ट के प्रोविजंस हैं उनके इनकंसिस्टेंट ना होते हुए उसी प्रकार से क्या होंगे, उसके अधीन सारी जो प्रोविजंस होंगे जो किसी से अटैचमेंट से रिलेटेड, कन्फिस्केशन से रिलेटेड सभी प्रोविजन सीआरपीसी के यहाँ पर क्या होंगे, लागू होंगे। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, the director or any other authority specified by him by journal or special order in this behalf may furnish or cause to be furnished। ठीक, इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए बात की गई। एनी ऑफिसर, अथॉरिटी और बॉडी परफॉर्मिंग एनी फंक्शन अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स ड्यूटीज, इसको पढ़ लीजिए कि इनसे संबंधित कोई ऑफेंस है होता है तो इन एक्ट के रिलेटेड, इनसे रिलेटेड, तो उसको क्या करेगी, इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेगी या उसको फर्निश करेगी। ठीक, उसके संबंध में बात किया गया। फिर 67 बात करता है वार ऑफ सूट्स इन सिविल कोर्ट्स। ये देख लीजिएगा कि नो सूट शैल बी ब्रॉट इन एनी सिविल कोर्ट। हर एक आप जो भी केस पढ़ रहे हैं वहां पर सिविल कोर्ट की पावर्स तो दी गई हैं, लेकिन उनके एम्प्लॉयज पे, ऑफिसर्स पे क्या होगा कि जो प्रोसीडिंग है उन प्रोसीडिंग्स पे क्या है कि कोई केस होने के लिए उन पर हमेशा वार लगाया गया है। तो उससे संबंधित नो सूट शैल बी ब्रॉट इन एनी सिविल कोर्ट टू सेट असाइड और मॉडिफाई एनी प्रोसीडिंग टेकन और ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट। मतलब कोई भी क्या है, कोई ऐसी इस एक्ट के अंतर्गत पीएमएलए को कोई ऑर्डर दिया गया है, कोई क्या है किसी प्रकार का कोई किसी प्रोसीडिंग में कोई मॉडिफिकेशन करना है तो क्या होगा, नो सूट शैल ब्रॉट एनी सिविल कोर्ट। किसी सिविल कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा सूट नहीं लाया जाएगा टू सेट असाइड और मॉडिफाइड, किसी जो ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए, उसको सेट असाइड करने के लिए जो इस एक्ट के अंतर्गत किया गया है। एंड नो प्रोसिक्यूशन सूट और द प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एनीथिंग इंटेंडेड टू बी डन इन गुड फेथ अंडर। जो भी इसके अधिकारी के द्वारा, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा, ऑफिसर के द्वारा कोई भी गुड फेथ में जो भी कार्य किया गया है तो उसके अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई सूट या कोई प्रोसिक्यूशन, कोई केस नहीं लाया जाएगा, किया जाएगा। ये बात करता है आपका 67। ठीक, ये हर एक एक्ट में आपको देखने को लगभग मिल जाएगा प्रोविजन। नोटिस इट्स एक्ट आर नॉट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, देख लीजिएगा इसको भी। 69 आपका बात करता है रिकवरी ऑफ फाइन और पेनाल्टी, वेयर एनी फाइन और पेनाल्टी इम्पोज्ड ऑन एनी पर्सन अंडर सेक्शन 13 और सेक्शन 63 इज नॉट पेड विद इन 6 मंथ। किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्या किया गया, धारा 13 या 63 के अंतर्गत कोई पेनाल्टी लगाई गई है और उस पेनाल्टी को, उस फाइन को 6 मंथ के अंतर्गत अगर क्या किया गया, पे नहीं किया गया फ्रॉम द डे ऑफ इम्पोजिशन ऑफ फाइन और पेनाल्टी, जब जिस डेट पर ऐसी पेनाल्टी, ऐसा फाइन जो है इम्पोज किया गया था, तब क्या होगा, द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ, या तो डायरेक्टर या डायरेक्टर के द्वारा किसी व्यक्ति को, किसी ऑफिसर को इस बिहाफ के लिए ऑथराइज कर दिया गया है, may proceed to recover the amount from the
सेड पर्सन, कि ऐसे व्यक्ति जिस पर ऐसे पेनाल्टी या ऐसा जो है जो फाइन है लगाया गया था, उससे क्या कर सकेगा, डायरेक्टर या उसके द्वारा अथॉराइज कोई ऑफिसर क्या कर सकेगा, उसको रिकवर कर सकेगा। कहां चला गया, सेड द पर्सन ऑफ द, और कैसे, इन द सेम मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल सेकेंड, शेड्यूल सेकेंड में जिस प्रकार से क्या कर दिया गया है, और किसके, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द रिकवरी ऑफ एरियर्स एंड he or any officer authorized by him in this behalf shall have all the powers of the recovery tax recovery officer mentioned in the in the said schedule for the said purpose। देख लीजिएगा इस इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत क्या है कि जो भी जो उसको पावर्स दी गई ऐसे ऑफिसर को, उन पावर से उन्हीं तरीके से उसी मैनर में क्या कर सकता है, ऐसे पेनाल्टी, या याद क्या रखना है यहाँ पर, याद ये रखना है कि विद इन 6 मंथ, अगर 6 मंथ में ऐसा पे नहीं किया गया ऐसी पेनाल्टी या फाइन को, तो रिकवर कर लेगा। हाँ हाँ, ऑफेंसेस बाय कंपनीज। अब देखिए अगर उसके पनिशमेंट के बारे में बात किया गया है कि कोई ऑफेंस किसके द्वारा किया गया, किसी कंपनी के द्वारा किया गया है, वेयर, ये इंपॉर्टेंट है, वेयर अ पर्सन कमिटिंग अ कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द provisions of this act or any rule direction or order made there under is a company। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऑर्डर का वायलेशन किया जाता है, किसी डायरेक्शन निर्देश का वायलेशन किया जाता है, कुछ भी अगर किया जाता है किसके द्वारा, और वह व्यक्ति कौन है, इस एक्ट के अंतर्गत एक कंपनी है। एवरी पर्सन हु, मतलब वह हर एक व्यक्ति या मतलब कोई कंपनी, हु एट द टाइम ऑफ कंट्रावेंशन वाज कमिटेड, ठीक क्या है, कंट्रावेंशन के टाइम पर ऐसा कार्य किया गया, वाज इन चार्ज ऑफ और वाज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी, कि क्या है, जब भी ऐसा कंट्रावेंशन कमिट किया गया, वह क्या था, ऐसा व्यक्ति जो था उसका इंचार्ज था, या वाज द रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी, या इसका ऐसी कंपनी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था, फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी एज वेल एज द कंपनी, या किसी ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के लिए क्या है, उसके बिजनेस के आचरण के रूप में उसे कंडक्ट करने के लिए, या सेल्फ, या कोई ऐसी कंपनी, मतलब यहाँ पर व्यक्ति भी लिख दिया और व्यक्ति को कंपनी की तरीके से, या कंपनी को एक व्यक्ति के तरीके से भी ट्रीट कर लिया गया, शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द कंट्रावेंशन एंड शैल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति जो है या ऐसी कंपनी ने क्या किया है, उसको ऐसे ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा और उसकी लायबिलिटी बनाई जाएगी और उसको पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंगली ऐसे ऑफेंस के हिसाब से ही। Provided that nothing contained in this subsection shall render any such person liable to punishment if he proves that contravention took place without his knowledge and the exercise, and that he exercised with due diligence to prevent such contravention। ये बात इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ी थी जब रिपोर्टिंग एंटिटी पढ़ रहे थे इन्वॉल्वमेंट उसमें, तो कि अगर मान लिया कि ऐसा व्यक्ति या ऐसी कंपनी जो है वो इस बात को क्या कर देता है कि जो भी कंट्रावेंशन हुआ है उस कंट्रावेंशन को करने में उसने पूरा ड्यू डिलिजेंस, उसने पूरी तरीके से सतर्कता जो है वो बरती थी, उसके बाद भी इस प्रकार का कोई कंट्रावेंशन हो गया, इस बात को अगर प्रूव कर दिया जाता है तो ऐसी लायबिलिटी से, ऐसे पनिशमेंट से उसको क्या होगा, छूट दे दी जाएगी। ये प्रोवाइड बात करता है। फिर देखिए क्या बात करता है, नथिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में अंतर्गत होते हुए भी सारी चीजें क्या है, वेयर द कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल डायरेक्शन ऑर्डर मेड देयर अंडर हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी। ठीक, यहां पर सीधे सीधे किसकी बात कर दी गई, कंपनी की बात कर दी गई, वहां पर पर्सन और कंपनी की बात कर दी गई थी। एंड इट इज प्रूव्ड दैट द कंट्रावेंशन हैज टेक प्लेस, सेम वही चीज लिखी गई है, विद द कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ और इज attributable to any neglect, किसी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, ऑन द पार्ट ऑफ एनी डायरेक्टर मैनेजर, किसी मैनेजर डायरेक्टर या किसी सेक्रेटरी या किसी अदर ऑफिसर के नेग्लिजेंस, कोई नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा क्या होता है, कोई ऑफेंस या ऐसा कोई कंट्रावेंशन होता है बाई ऑफ any company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed be guilty and of the contravention and shall be liable to the proceeded against the punishable accordingly। सेम चीज यहाँ पर लिख दी गई उसी के बाद। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन।
अब यहाँ पर सबके लिए अलग अलग चीजें बता दी गई क्या क्या है इस सेक्शन के पर्पज से। कंपनी का मतलब होगा मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फर्म मींस अ पार्टनर इन द फर्म। इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्टर का मतलब इन रिलेशन ऑफ अ फर्म टू अ फर्म, किसी फर्म के अंदर उसके पार्टनर जो होगा उसका मींस अ पार्टनर ऑफ द फर्म, जो उस फर्म का पार्टनर होगा उसको डायरेक्टर माना जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 2, फॉर द रिमूवल ऑफ द डाउट्स इट इज हेयर बाई क्लेरिफाइड that a company may be prosecuted notwithstanding whether the prosecution or conviction of any legal juridical person shall be contingent on the prosecution or convicted any or of or conviction of any individual। क्या कह रहा है, कौन सा है 60 70 ठीक 70 का क्या एक्सप्लेनेशन नंबर 2, संग जो भी चीजें ऊपर बताई गई उसमें लिखा है कि आपके डाउट्स को क्लियरिफाई करने के लिए स्पष्ट किया था किसी कंपनी को इस बात के होते हुए भी कि किसी विधिक व्यक्ति का अभियोजन या उसकी दोष सिद्धि किसी व्यक्ति के अभियोजन या दोष सिद्धि पर समाश्रित होगी अभियोजन किया जा सकता है। मतलब जो आपने बात कही कि कोई पर्सन है या कोई कंपनी, उसको उसी तरीके से किया जाएगा कि जैसे कि एक किसी पर्सन को क्या है कि उसके लिए लायबिल बनाया गया है, लायबिलिटी उसकी बनाई जाए। सेक्शन 71 आपका एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या है, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट विद therewith contained in any other law for the time being in force। सिर्फ रीड करने वाला है। फिर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी, इसको इंपॉर्टेंट है। क्या बात कर रहा है, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी, कि उन प्रोसीडिंग्स को अगर चल रही है इस एक्ट के अंतर्गत तो उनको क्या, अगर कोई व्यक्ति या कोई कंपनी क्या इंसॉल्वेंट हो जाता है या किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तब भी क्या होगी, ऐसी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखा जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई। एनी प्रॉपर्टी ऑफ द रीजन ऑफ अ रीजन हैज बीन अटैच्ड अंडर सेक्शन 8 and no appeal against the order attaching such property has been preferred। मतलब किसी व्यक्ति क्या है कि अटैच कर लिया गया लेकिन कोई अपील नहीं की गई इसके लिए। और एनी अपील हैज बीन प्रेफर्ड टू सच अपील ट्रिब्यूनल, या तो किसी अपील को ऐसे ट्रिब्यूनल में क्या किया गया, प्रेफर किया गया। इन अ केस रिफर्ड इनटू क्लॉज ए सच पर्सन डाइज, अगर क्लॉज ए के अंतर्गत क्या किया गया है, कोई अपील नहीं की गया है और रीजन क्या है कि कोई व्यक्ति मर गया है और इट एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, या तो क्या हो गया इंसॉल्वेंट हो गया बिफोर परफॉर्मिंग प्रेफरिंग एन अपील टू द अपीलेट कोर्ट, बिना अपीलेट कोर्ट में अपील करने से पहले क्या हो गया, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया या वो उसकी डेथ हो गई है। सेकंड बात करता है इन केस सबसेक्शन 2 की बी, क्लॉज बी की बात करता है। क्लॉज बी में क्या करता है कि एज अगर अप्लाई करता है, रेफर करता है, सच पर्सन डाइज और इज एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील, किसी अपील जो पेंडिंग है उस अपील के दौरान कहां पर, अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो पेंडेंसी के दौरान उसकी डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तब क्या होगा, देन तब क्या होगा, इट शैल बी लॉफुल फॉर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सच पर्सन, उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और द ऑफिशियल असाइनी, जो भी उसके ऑफिशियल असाइनी होंगे, और द ऑफिशियल्स रिसीवर, जो भी उसके रिसीवर होंगे, एज द केस में भी जैसा भी मामला हो, टू प्रिफर एन अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो क्या कर सकते हैं, ऐसी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील प्रेफर कर सकते हैं। एज द केस में भी जैसा कि भी मामला हो, जैसा कभी मामला हो उस तरीके से, टू कंटिन्यू द अपील बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल, की वो ऐसे अपील को अपीलेट ट्रिब्यूनल में क्या कर सकते हैं, मतलब कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, उसके कोई असाइनी है, वो क्या कर सकते हैं, या कोई रिसीवर है, ऐसी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो भी अपील है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ सच पर्सन एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 26 शैल सो फॉर एज में बी अप्लाई और कंटिन्यू टू अप्लाई टू सच अपील, की ऐसे व्यक्ति को सेक्शन 26 में जो भी प्रोविजंस में बताया गया है ऐसी अपील को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या उसके असाइनी, रिसीवर या रिप्रेजेंटेटिव्स, किस किस कंडीशन में, अगर डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। और कब, 2 पॉइंट ये बता दिए गए, या तो वो मर गए, उनकी डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट हो गए, इसलिए क्लॉज ए में क्या है, सॉरी ये क्लॉज ए में
अपील कर ही नहीं पाई। अगर अपील कर दी थी तो अपील करने के बाद इंसॉल्वेंट हो गया, डेथ हो गई, तब उस कंडीशंस में ये वाली चीज अप्लाई हो जाएगी। फिर सब सेक्शन 2, अरे ये तो बड़ा लंबा है, ठीक, तो ये भी आपको ऐसे पढ़ने वाला है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी इंपॉर्टेंट है क्या? द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन constitute an interministerial coordination committee for the interdepartmental and interagency coordination for the following purpose, namely क्या है? operational cooperation between the government, law enforcement agencies and financial intelligence unit, India and the regulators or supervisors, policy cooperations। मुझे लग रहा है सिर्फ पढ़ने वाला है, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक, इसको आप पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्या, एनी अदर मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन, ये याद रखिएगा क्या है कि इसमें यहाँ पर भी आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात की गई वो कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। पावर टू मेक रूल्स, कौन बना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन जारी करके ऐसे इस क्या है, मेक रूल्स फॉर द कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस, इस एक्ट को, इस एक्ट के प्रोविजंस को लागू करवाने के लिए क्या कर सकती है, रूल्स बना सकती है। और रूल बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वो क्या क्या पॉइंट है, उन पॉइंट्स को यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये रीड करने वाले हैं, इसमें कुछ है नहीं, मतलब नहीं है टाइम बर्बाद करने का, आप खुद से इनको कर सकते हैं। रूल्स टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, रूल्स टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के सामने कौन से रूल रखे जाएंगे, लाए जाएंगे। एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड, जो भी इस एक्ट के अंतर्गत रूल्स बनाए जाएंगे वो एज सून एज मे बी आफ्टर द इट इज मेड बिफोर द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये हर एक्ट में है कि इसको क्या कहा जाएगा कि 30 दिन के अंतर्गत जो भी कोई रूल्स बनाए गए एक्ट से रिलेटेड, इस एक्ट में जो भी नियम बनाए गए उन नियमों को संबंध में जो है पार्लियामेंट के इस हाउस के जो उनके दोनों सदनों के समक्ष उनको रखा जाएगा, ठीक। और किसके द्वारा बनाएंगे, तो ऐसे रूल जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। तो उनमें वही बात है कि अगर उसमें रखा जाता है तो उसमें देखा जाएगा क्या होगा कि अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन होना है या उनको ऐसे कंफर्म कर देना है तो ऐसे कंफर्म कर दिया जाएगा, जैसे रूल बने हैं वो बने रहेंगे। किसी प्रकार से मॉडिफिकेशन किया जाना है तो मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा, अगर उनको बनाने की जरूरत नहीं है तो उनको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। ये बात इससे पहले भी आप लोग पढ़ ही चुके हैं, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। आपका है उसके बाद 75 पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, ये भी आप पढ़ चुके हैं कि डिफिकल्टीज जो हैं वो रिमूव करने का किसके पास होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा कि ऑफिशियल गजट में ऐसी चीज को पब्लिश करके ऐसी डिफिकल्टीज को क्या करेगा, हटा सकता है। ये बात भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। 75 यही थे बस इतने, ओके। फाइनली ये कंप्लीट हो गया, इसका हम पढ़ भी दें। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर जो भी अगर डिफिकल्टीज रिमूव करना है उस डिफिकल्टीज को 2 साल के अंतर्गत रिमूव कर देना चाहिए, ये यहाँ पे टाइम याद रखना है। दूसरा, एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड एज सून एज आफ्टर द बिफोर द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उसको जो भी इसमें प्रकार के कोई नियम बनाए जाएंगे, कुछ में भी उसमें होगा, उसको क्या होगा, उसको पार्लियामेंट के प्रत्येक हाउस के समक्ष रखना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये आज जो है यहाँ से कंप्लीट, शेड्यूल में नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं, इतना याद रखिए कितनी शेड्यूल दी गई हैं, इन शेड्यूल में दिए गए जो ऑफेंसेज उनको शेड्यूल ऑफेंसेज कहा जाएगा, बस, ठीक। तो आज जो है आपका पीएमएलए खत्म हो गया, ठीक, द एंड। और हम लोग कोशिश करेंगे कल से ही क्या करें, कंपटीशन एक्ट को शुरू करें, और इस सप्ताह में कंपटीशन एक्ट को वही प्रोविजंस आप लोग जो भी ऑनलाइन है वो भी समझ लें कि हम उन्हीं प्रोविजंस को पढ़ेंगे। समय हमारे पास कम है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं को निकाल कर करें। ये गारंटी नहीं है कि वहीं से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम जो भी चीज़ें हैं पिछले पीवाई क्विज को ध्यान में रखते हुए, जो भी एक्सपर्ट हैं, जो सिलेक्टेड हैं, उन लोगों से बात करके जैसा भी है हम कोशिश करेंगे उन्हीं प्रोविजंस को पढ़ाया जाए जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएं, ठीक है। तो सभी को आज के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।